नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है सत्ता में। सबसे पहले सत्ता पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज हम पहले आपको हिंदुस्तान के 2 रक्षा कवच दिखाएंगे जिसे देखकर दुश्मनों के दिल थोड़े तो जरूर हिले होंगे। पहला हथियार एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट जो दुश्मन की 6 गोलियों को भी बेकार कर देगी, और दूसरा एक ऐसी मिसाइल जिसे प्यार से रॉक्स कहते हैं। आज सबसे पहले भारत के नए हथियारों वाली सत्ता देखेंगे, फिर आपको अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की कंगाली दिखाएंगे जिसके पास नए मिशन के लिए अब पर्याप्त पैसे नहीं है। बजट क्रैश को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिक बहुत गुस्से में हैं। वैसे आज हमने खर्चीले नासा के लिए हमारे इसरो से सबक लेने वाली एक कुंजी भी तैयार की है जो उनके बहुत काम आ सकती है। फिर सियासत वाली सत्ता की ओर ले चलेंगे जहां कांग्रेस के सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स वाला सेल्फ गोल है, क्योंकि कांग्रेस इस बयान से धीरे से बचकर निकल गई है। तो पीएम इसे कांग्रेस का लूट वाला मॉडल बता रहे हैं जो जिंदगी के साथ भी चलेगा और जिंदगी के बाद भी। इसके बाद पीएम मोदी पर राहुल गांधी का मैनिफेस्टो वाला हमला दिखाएंगे। राहुल ने कहा है पीएम मोदी कांग्रेस का क्रांतिकारी घोषणा पत्र देखकर डर गए हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। आज राहुल ने प्रधानमंत्री की जाति को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए। कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण पर नया सियासी रण छिड़ गया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर आरोप है कि उसने मुस्लिम समाज को पिछड़ों के लिए आरक्षित कोटे में धर्म के आधार पर जगह दे दी है। इस पर पीएम ने कहा कांग्रेस ने गैर कानूनी तरीके से चालाकी की है। इस सियासी लड़ाई के बीच टीवी 9 भारतवर्ष की खबर पर फिर मुहर लग गई है। अब यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ही यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश कल दोपहर 12 बजे अपना नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। और आज सत्ता में न्यूज मित्रों के लिए आपदा वाला एक चिंता कार्ड भी है। एक नई रिपोर्ट जारी की गई है जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब एशिया वालों को आपदाओं की आदत डाल लेनी चाहिए। क्या अब वो वक्त आने वाला है जब भारत में आपदाओं का भी कैलेंडर बनाना पड़ेगा। यह खबर थोड़ी देर में पूरी जानकारी के साथ। लेकिन सत्ता में आज सबसे पहले न्यूज मित्रों को 3 ऐसे बड़े अपडेट देंगे जिनके बारे में जानकर, जिनकी शक्ति, संदेश और संकेत समझकर दुश्मनों को यह एहसास होगा कि नया हिंदुस्तान दूरदर्शी, शक्तिशाली और रक्षा मामलों में जीरो टॉलरेंस वाला है। यह देश प्रेमियों के लिए बड़े कीमती अपडेट्स हैं। पहले अपडेट में आप देखिए, उस जैकेट का जिक्र हम कर रहे हैं जो दुश्मन की गोलियों को बर्बाद कर देती है, जिसके सामने गोलियों की बारूदी गर्मी भी ठंडी पड़ जाती है। इस जैकेट को डीआरडीओ ने विशेष तकनीक की मदद से तैयार किया है। पूरी जानकारी आज हम आपको कुछ ही देर में देने वाले हैं। दूसरा अपडेट है ऐसी मिसाइल के बारे में जिसे प्यार से रॉक्स कहा जाता है। यह मिसाइल घूम घूम कर चकमा देने वाले टारगेट को भी मार गिराने में चैंपियन है। इसका नाम, इसकी ताकत, इसकी रेंज, सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल यह जान लीजिए कि भारत इस मिसाइल का परीक्षण कर चुका है और यही परीक्षण दुश्मन मुल्क में मिसाइल वाला टेंशन लेकर आया है। तीसरे अपडेट में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के संदेश, संकेत और युद्ध वाले जुबानी बम हैं। नई दिल्ली में सेना प्रमुख ने देश की सुरक्षा और दुनिया में युद्ध वाली चिंता को लेकर कुछ ऐसा कहा कि इसका जिक्र सरहद के पार भी हो रहा है। भारत की तरफ गिद्ध दृष्टि रखने वालों को अब दिन में ही तारे नजर आ रहे हैं। जनरल मनोज पांडे के संदेश और संकेत को आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो आपने बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में पहले कई बार सुना होगा, इसकी अभेद्य क्षमता के बारे में जाना होगा, लेकिन आज हम सेना की उस बुलेट प्रूफ जैकेट की बात कर रहे हैं जिसके सामने 6 गोलियां भी बेकार हैं, क्योंकि यह जैकेट लोहे की दीवार की तरह मजबूत है और इस जैकेट पर फायर करना गोलियों की बर्बादी है। अगर यह कहें तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी खासियत ही कुछ ऐसी है। अगर व्यंग्य की भाषा में बात करें तो आप दुश्मनों के लिए कह सकते हैं कि यह जैकेट दुश्मन गोलियों को बेरोजगार कर देगा, क्योंकि दुश्मन फायर करते रहेंगे और जैकेट से टकराकर कुछ इस तरह गोलियां बेकार होती रहेंगी। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। इस जैकेट को कानपुर में डीआरडीओ और डीएमएसआरडीई ने तैयार किया है। जैकेट की चंडीगढ़ में टेस्टिंग की गई है, मतलब लगातार फायर करके इसकी मजबूती का टेस्ट किया गया है। टेस्टिंग के दौरान स्नाइपर की 6 गोलियां एक पॉइंटेड जगह पर भी बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद नहीं सकी।
आपको बताते हैं कि आखिर ये जैकेट इतनी मजबूत कैसे है और किस तरह की तकनीक के साथ इसे तैयार किया गया है। जैकेट का फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल HAP यानी वो अगला हिस्सा जो इसे पहने हुए किसी सैनिक के सीने पर रहेगा उससे बनाया गया है। इस हिस्से को खास तरीके से बनाया गया है। जैकेट के HAP का डिजाइन गोलियों के झटके को बेअसर कर देता है। पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से गोलियां जैकेट को भेद नहीं पाती। यह जैकेट ऑपरेशन के लिए पहले से ज्यादा हल्की और आरामदायक है। पहले भारी जैकेट होती थी जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के लिए बड़ी चुनौती थी और इसी को ध्यान में रखते हुए अब हाईटेक जैकेट तैयार की गई जो भारी गोलीबारी के दौरान भी मजबूत कवच की तरह काम करेगी। हार्ड आर्मर पैनल HAP की एरियल डेंसिटी 40 किलोग्राम प्रति M2 से भी कम है। यह खूबी जैकेट को हल्का बनाती है। स्नाइपर राइफल की 6 गोलियां भी यह जैकेट सह सकती है। यह गोलियों की गर्मी को ठंडा करने वाली जैकेट है। इस जैकेट की खासियत पर हमने डिफेंस एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे यह किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है। That the security of the nation can neither be outsourced nor be dependent on the largesse of others. The need to be self-reliant in meeting our defense needs. कानपुर की ब्रांच ने, DRDO की कानपुर ब्रांच ने एक बहुत ही लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है जो कि लेवल 6 तक यानी कि 7.62 लेवल तक का तक का बुलेट को वो रोक सकता है और ये काफ़ी हल्का है। मेरे देश में एक बुलेट प्रूफ जैकेट बन रही है और मेरे सैनिक पहन रहे हैं जो हल्की है और जो इतनी प्रोटेक्टिव है, जिसको पहन के वो ऑपरेशन कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक जा सकते हैं। साथ इतनी बड़ी संख्या है तो आज भारत में इतनी डिमांड है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है क्योंकि लेटेस्ट है, हल्की है। पूरी दुनिया में जो माहौल है उसके हिसाब से पूरी दुनिया चाह रही है कि बुलेट प्रूफ जैकेट मिले, सस्ती मिले, मजबूत मिले, अच्छी मिले, जो कि वाकई में एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और बहुत बड़ा कदम है। और अब बात करते हैं रक्षा शक्ति वाले अगले अपडेट की, जिसका इंतजार हो सकता है बहुत से न्यूज मित्रों को होगा, क्योंकि भारत की अगली रक्षा शक्ति का नाम तो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल है, लेकिन इसे प्यार से रॉक्स कहा जाता है। यहां जानना जरूरी है कि मिसाइल प्यार सिर्फ देश से करती है, देश के दुश्मनों पर नहीं, देश के दुश्मनों पर कोई मुरव्वत नहीं करती, बल्कि उन पर आसमान से काल बनकर गिरती है और नष्ट कर देती है। भारत ने क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का हाल में ही सफल परीक्षण किया है। मतलब ये कि अब ये दुश्मन खेमे में खलबली मचाने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसमान में इसका टेस्ट किया। इस दौरान मिसाइल ने तेज गति से टारगेट को हिट किया। इसकी शक्तियों की बात करें तो हवा से सतह पर मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है। लगातार मूव कर रहे टारगेट को भी ये मार गिराती है। लंबी दूरी के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम ये सब नष्ट कर सकती है। 250 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। 340 किलोग्राम वजन का वॉरहेड ले जाने की इसमें क्षमता है। बंकरों को उड़ाने वाले हथियार भी कैरी कर सकती है। सुखोई फाइटर जेट के साथ इस मिसाइल का कॉम्बिनेशन खतरनाक है। ये कैसे प्रहार करती है इसे समझिए। युद्ध के मैदान में किसी भी लड़ाकू विमान के साथ ये फिट होती है और उसके बाद आसमान से कहर बरपाती है। इसकी शक्तियों पर हमने 120 सेकंड की ये रील तैयार की है, देखिए। मिसाइल जो है वो भारत में ही मेक 3 मोड से बनाई जाएगी और ये जो मिसाइल है बहुत दूर तक टारगेट्स को 250 किलोमीटर से ज़्यादा भी टारगेट्स को निशाना बनाने में सक्षम है। अच्छी बात ये भी है कि ये मिसाइल दुश्मन के रडार स्टेशन को भी अपना निशाना बना सकती है।
निश्चित ही ये मिसाइल युद्ध में अचूक वार करने में सक्षम रहेगी, क्योंकि एक तो इसकी ट्रेजेक्ट्रियाँ जो हैं अलग अलग हैं। एक नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है और एक जिसको हम बोलते हैं क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, जिससे वो काफ़ी ऊपर चली जाती है और टारगेट के ऊपर ऑलमोस्ट वर्टिकली आ जाती है। तो इससे इसको जो है पकड़ पाना या न्यूट्रलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब बात करते हैं उस रक्षा अपडेट की जिसमें जुबानी शोले हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए सबक और संदेश है। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 9वें नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने सेना में आधुनिकीकरण और विकास पर जोर देते हुए युद्ध वाली बात भी कही। The current geostrategic landscape is characterized by change taking place at unprecedented scale and speed. Recent geopolitical power plays have displayed that national interests, as far as they are concerned, countries will not hesitate to go to war. And these और अब आपको सेना प्रमुख के 4 बयान और 4 संकेतों से पूरी खबर को समझाते हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रहित की बात आएगी तो कोई भी देश युद्ध करने से संकोच नहीं करेगा। इसके संकेत साफ हैं। अब शांति का अनलिमिटेड रिचार्ज नहीं होगा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता और सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इसके संकेत हैं कि चाहे एलएसी हो या एलओसी, घुसपैठ करोगे तो सीमा पर ही मारे जाओगे। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि 45 स्पेशल टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, 120 स्वदेशी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। संकेत यह है कि भारत बहुत जल्द कई घातक स्वदेशी हथियार बनाएगा, इसकी तैयारी भी चल रही है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा को ना तो आउटसोर्स कर सकते हैं और ना दूसरों की उदारता पर निर्भर रह सकते हैं। इस दौरान उन्होंने साल 2030 का जिक्र भी किया। इसके संकेत हैं कि अगले 6 साल में भारत आत्मनिर्भर और दुनिया का बड़ा डिफेंस निर्माता बनेगा, जो हो सकता है दुनिया के कई देशों की आंखों में सुई की तरह चुभ जाएगा। भारत की रक्षा शक्ति वाली सत्ता तो आपने देख ली, लेकिन अब हम बजट मैनेजमेंट पर सत्ता की एक कुंजी खोलने जा रहे हैं, जो हमने विशेष तौर पर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के लिए तैयार की है। आज इस कुंजी को देखकर नासा और उसके वैज्ञानिकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि खबर है कि आजकल नासा पर आर्थिक संकट वाली नई नई मिसाइलें गिर रही हैं। नासा के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो नए स्पेस मिशन को अच्छी तरह से लॉन्च कर सके। यानी एक और पूरी दुनिया में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की सत्ता मजबूत हो रही है, तो दूसरी ओर नासा के कंगाली वाले दिन शुरू हो गए। दुनिया में रोज इसरो की कामयाबी के नए रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के नासा का सामना रोज तंगहाली वाली मिसाइलों से हो रहा है। इसरो के पास इस वक्त पैसा भी खूब है और काम की लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन नए मिशन के लिए नासा की जेब खाली हो चुकी है। मतलब बड़े बड़े देशों के बीच जब इसरो का किफायत वाला मॉडल हिट हो रहा है, तो नासा के बजट मैनेजमेंट के फेल होने वाली खबर दुनिया में ट्रेंड कर रही है। खबर है नासा इस वक्त फंड की किल्लत से जूझ रहा है। न सिर्फ उसका बजट घटता जा रहा है, बल्कि उसे अपने स्पेस प्रोग्रामों के लिए जितना पैसा सरकार से चाहिए, अब वो भी नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि उसे अपने कई स्पेस मिशन कैंसिल करने पड़ रहे हैं। भविष्य को लेकर नासा के अधिकारी आशंकित हैं और अमेरिकी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। यह स्पेस मिशन को क्रैश करने जैसा है। दरअसल वित्त वर्ष 2024 में नासा ने 2,24,000 करोड़ का बजट मांगा था, लेकिन सरकार की ओर से उसे 2,07,000 करोड़ रुपए मिले और उसके 9% बजट पर कैची चल गई। बड़ी बात यह कि जो रकम उसे 2024 में मिली वो 2023 से भी 2% कम है। अब नासा ने अमेरिकी सरकार के सामने नई डिमांड रखी है और वित्त वर्ष 2025 के लिए 2,11,000 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन जिस तरह से हालात हैं, इतना बजट मिलना भी मुश्किल लग रहा है। अब नासा के बजट कम करने के 2 फॉर्मूलों पर चर्चा हो रही है। इनमें एक फॉर्मूला ऐसा भी है जो अगर लागू हो गया तो नासा का बजट कम होकर 19 अरब डॉलर तक जा सकता है, और इसी को लेकर नासा के वैज्ञानिक नाराज हैं।
इस बारे में 19 मार्च को नासा की ओर से सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी, जिसे हमने पढ़ा तो कई इंसाइट्स मिले। अब न्यूज मित्रों के मन में सवाल यह होगा कि आखिर नासा की हालत कैसे हो गई, तो इसका जवाब भी आपको बताते हैं। दरअसल अक्टूबर 1957 में जब सोवियत संघ ने पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च की, तो इसे अमेरिका ने नाक का सवाल बना लिया। भारी भरकम पैसा लगाकर नासा का गठन किया। 1965 में अपने चरम पर नासा की फंडिंग कुल अमेरिकी सरकारी खर्च का लगभग 5% थी, क्योंकि तब अमेरिका चंद्रमा की दौड़ जीतने और सोवियत संघ को हराने के लिए बेचैन था। लेकिन वक्त के साथ साथ नासा के महंगे मिशन से अमेरिका का नाम तो हुआ, लेकिन बजट का बोझ भी बढ़ता चला गया और इसी वजह से नासा के बजट पर विचार करने की नौबत आ गई और अब वर्ष दर वर्ष कमी होती जा रही है। बजट कम होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सरकार पर कर्ज के भारी भरकम बोझ को बताया जा रहा है। मौजूदा वक्त में अमेरिकी सरकार अनावश्यक खर्चों में कटौती कर रही है और इससे नासा का बजट भी प्रभावित हो रहा है। वर्ष 2024 में नासा को कुल अमेरिकी बजट से सिर्फ 0.4% आवंटन किया गया था, जबकि 2004 में यह रकम कुल अमेरिकी बजट का 0.66% थी और वर्ष 2014 में भी कुल अमेरिकी बजट का 0.50% हिस्सा नासा को दिया गया था, जो लगातार कम होता जा रहा है। तो अब वैसे नासा को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो से भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और आज हमने उसका थोड़ा काम आसान करने की कोशिश की है, क्योंकि आज हम इसरो की कामयाबी से जुड़े कुछ पन्ने पलटने जा रहे हैं, जिसे आप भी ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मुझे अपर स्टूडियो जाना पड़ेगा। मैं वहां जाकर आपके लिए वो स्पेशल ग्राफिकल रिपोर्ट लेकर आऊंगा, क्योंकि देखिए इसरो कम बजट में कैसे दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है और दुनिया में अपनी अंतरिक्ष पावर का लोहा मनवा रही है। इसको बताने के लिए अब किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब इसको जानते हैं, लेकिन शायद नासा ने वो नहीं देखा। देखिए पिछले वर्ष इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था और इस पूरे मिशन पर सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो कई हिंदी फिल्मों के बजट से भी कम है। अगर पिछले इसरो और नासा के पिछले कुछ मिशन की तुलना करें तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि नासा इसरो से किफायत वाले नए सबक सीख सकता है। जैसे इसरो को चंद्रयान 3 मिशन 615 करोड़ रुपए की लागत से इसरो ने पूरा कर लिया, लेकिन अब नासा भी चांद से जुड़ा एक मिशन करने वाला है, जिसे आर्टेमिस मून प्रोग्राम नाम दिया गया है। नासा का यह मिशन 2025 के लिए प्रस्तावित है और इसकी कुल लागत करीब 7,70,000 करोड़ रुपए है, जो चंद्रयान 3 की लागत की तुलना में 1,250 गुना है। इसी तरह इसरो ने वर्ष 2023 में आदित्य L1 सूर्य मिशन भी लॉन्च किया था। इसकी लागत 456 करोड़ रुपए आई थी। सूर्य से जुड़ा एक मिशन वर्ष 2018 में नासा ने भी किया था, जिसकी लागत थी 12,400 करोड़ रुपए, यानी इसरो के आदित्य L1 मिशन से 27 गुना महंगा। इसी तरह वर्ष 2013 में इसरो ने मंगलयान मिशन भी किया था, जिसकी लागत 555 करोड़ रुपए आई थी, जबकि 2007 में नासा ने भी मिशन मंगलयान सफलतापूर्वक पूरा किया था, लेकिन उसका खर्च था 3,500 करोड़ रुपए, यानी भारत के मिशन से 6 गुना महंगा। तो अब यही नासा के लिए वो बजट वाली कुंजी है जो आज हमने खोली है, जिसमें यहां पर उसके लिए किफायती बजट में अच्छा काम करने का संकेत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ नासा के लिए सामने इसरो के वो सफल मिशन भी हैं, जो वो उसके लिए उसको ये बता सकते हैं कि कैसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है उन एजेंसियों से जो दुनिया में इस वक्त अलग अलग देशों में काम कर रही हैं, जैसे इसरो। लेकिन अब एक सवाल यह भी है कि आखिर इसरो के मिशन इतने किफायती कैसे होते हैं? आखिर नासा कहां पर पैसे उड़ाता है और इसरो कहां पर पैसे बचाता है? तो इसका भी एक चार्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि नासा बड़े उद्योगों से रॉकेट उपग्रह बनवाता है और फिर उन्हें खरीदता है। इससे रॉकेट की लागत कई गुना बढ़ जाती है, जबकि इसरो की सफलता का मंत्र है स्वदेशीकरण, यानी उनके रॉकेट देश में ही तैयार किए जाते हैं। इससे उनकी लागत कम हो जाती है। इसके अलावा नासा या किसी यूरोपीय देश में किसी मोटर या इंजन को पास करने के लिए कम से कम 8 टेस्ट किए जाते हैं, जबकि भारत में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टेस्ट में कोई मोटर या इंजन पास हो जाता है और इससे भी पैसे की बचत होती है।
इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है मैन पावर कॉस्ट, जो अमेरिका में बहुत ज्यादा है, जबकि अमेरिका, रूस और यूरोप की तुलना में भारत का सबसे बड़ा फायदा मैन पावर कॉस्ट है, जो काफी कम है। 1969 में बनी हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसियों में शुमार है, इसलिए इसरो को कमर्शियल लॉन्चिंग का बादशाह भी कहा जाता है। इसरो को कम लागत में सैटेलाइट्स लॉन्च करने और मिशन को पूरा करने में महारत हासिल है। पिछले 60 वर्षों में इसरो 34 देशों के छोटे बड़े 424 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है और सिर्फ पिछले 5 वर्षों में ही इसरो ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इन मिशन में इसरो की सफलता का स्ट्राइक रेट 80% से भी ज्यादा है, यानी अमेरिका के नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस के रॉसकॉस्मोस जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भले ही आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन स्पेस मिशन की लॉन्चिंग की सफलता के मामले में इसरो भी कम नहीं है। वैसे आज नासा की कंगाली वाली इस खबर को देखकर हमें अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का वो कार्टून भी याद आ गया, जो उसने भारत के मिशन मंगलयान की सफलता के बाद छापा था। दिखाया गया था इसमें कि एक किसान बैल लेकर मंगल ग्रह पर पहुंचकर दरवाजा नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है और अंदर 3-4 विकसित पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक बैठे हैं और लिखा हुआ है एलीट स्पेस क्लब। लेकिन आज इसरो ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर कहानी को पलट दिया है। आज पूरी दुनिया में इसरो की कामयाबी की मिसालें दी जाती हैं, तो अब न्यूयॉर्क टाइम्स के पास बहुत अच्छा मौका है। वो अपने किसी इस कार्टून में थोड़ा बदलाव कर सकता है, जिसमें एलीट स्पेस क्लब में भारत के वैज्ञानिक होंगे। अब इस खबर का नजरिया 9 व्यंग या कटाक्ष को एक तरफ रख दें तो दुनिया की सारी स्पेस एजेंसियों के बीच आपस में एक तरह की स्पेस रिश्तेदारी भी है। अंतरिक्ष में इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के अनुभवों से सीखना बहुत जरूरी है। नासा जिस तरह संकट से गुजर रही है, उसे अपने स्पेस मिशंस को किफायती बनाना होगा और इसके लिए वो चाहे तो इसरो के किफायती मॉडल से बहुत कुछ सीख सकती है। वक्त है सत्ता के क्लेश का। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, नेताओं की जुबानी फायरिंग तेज होती जा रही है और गोलियों की तरह क्लेश वाली बोलियों की बौछार हो रही है। इस पर हमने सत्ता के क्लेश के 3 धमाकेदार राउंड तैयार किए हैं, जिसमें 5 चेहरे हैं, आरोप हैं और आरोपों के करारे जवाब हैं। एक तरफ पीएम मोदी के मुस्लिम मंगलसूत्र वाले तंज हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी के मां मंगलसूत्र और कुर्बानी वाले शब्द हैं। मतलब मंगलसूत्र वाला महासंग्राम हर रोज नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। अगले राउंड में एक तरफ बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है? ये लोग कहते हैं मोदी का सिर तोड़ देंगे। इतना ही नहीं, यहां ऐसे ऐसे लोग भरे हैं जो मेरी स्वर्गवासी माता को गाली देते हैं। यही लोग हैं जो देश भर में घूम घूम कर मोदी समाज को, साहू समाज को गाली देते हैं और अदालत में बड़े गर्व के साथ हुंकार करते हैं। अदालत सजा तक दे देती है। अगले राउंड में एक तरफ पीएम मोदी हैं तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो पीएम मोदी के दलित की संपत्ति छीनकर मुस्लिमों को बांटने वाले आरोपों से तिलमिलाए हुए हैं। उनका कहना है कि मोदी की गारंटी का मतलब है मुस्लिमों से नफरत। देखिए राउंड 2 वाला सत्ता का क्लेश, जिसमें आग ही आग है। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे?
मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए, उस जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। आपको बताते हैं, दलित संपत्ति मुस्लिम वाले संग्राम में विरासत टैक्स वाला ट्विस्ट अब कैसे आया और कैसे ये लड़ाई एक कदम आगे बढ़ गई। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, भारत में भी इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी। आप पहले सैम पित्रोदा का बयान सुनिए और उसके बाद सत्ता के क्लेश का अगला राउंड आपको दिखाएंगे। I tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. और सैम पित्रोदा के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान का जिक्र छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में किया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सिर्फ पीएम मोदी नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बयान को लेकर कांग्रेस पर राजनीतिक हमले किए। सत्ता के क्लेश का अगला राउंड अमित शाह और राहुल गांधी के बीच मुकाबले वाला है, जिसके केंद्र में विरासत टैक्स से निकली सियासी चिंगारी है। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है। और चुनावी हवा को देखते हुए कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये सैम पित्रोदा के निजी विचार हैं, इन विचारों का पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इस मुद्दे पर बीजेपी की आक्रामक राजनीति और विवाद को बढ़ता देखकर सैम पित्रोदा ने सफाई दी और कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी की फायरिंग जारी है। विरासत छीनने के मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है ताकि वोटों की विरासत हाथ में आ जाए। सत्ता में अब बात करते हैं आरक्षण वाली आग की, जो चुनावी माहौल में राजनीतिक ईंधन की मदद से और भी ज्यादा धधक रही है। पिछले 24 घंटों में 2 खबरों से आप भी समझ सकते हैं कि कैसे माहौल गर्म हो चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा था। पीएम ने कांग्रेस पर कर्नाटक में दलितों से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की कोशिश का आरोप लगाया था। इस आरोप के कुछ घंटों के अंदर आज राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाते हुए कई गंभीर दावे किए। टीवी 9 पर एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने दावा किया है कि कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया गया है। यह फैसला सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि गड़बड़ी की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई है। उन्होंने आंकड़े बताते हुए कहा कि मेडिकल पीजी सीट में मुस्लिमों को 16% आरक्षण मिला है। 930 मेडिकल सीट में से 150 मुस्लिमों को दी गई है। हालांकि इन आरोपों के बाद कांग्रेस का भी जवाब आया।
कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है। यह आरोप अर्ध सत्य है। कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। तमाम आरोपों और जवाबों के बीच बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है। कैसे पूरे मामले में राजनीति हो रही है, आप दोनों पक्षों के बयान सुनकर समझिए। कर्नाटक में 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए। उसमें से कैटेगरी 1 कैटेगरी 2B है। उसके अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी की अल्पसंख्यकों की जातियां 17 और 19 है, 36 है। ये होते हुए भी और भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 4% ऑल मुस्लिम पूरे को उन्हें आरक्षण देके 4% और बढ़ा दिया है। मेडिकल में 930 सीटें पीजी की है, 930 में से 102 सीटें दे दी। फिर और भी कैटेगरी 1 में कैटेगरी 2B में भी और 48 सीटें दे दी है। तो कुल मिला के 150 सीटें 930 में से अल्पसंख्यक ओबीसी को गई है। शोषण हुआ है मूल ओबीसी का, उनकी आरक्षण की लूट हो गई है, ये हमें लगता है। पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का कुत्सित प्रयास है। देश के अंदर देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष को हावी करने की कुत्सित मंशा के साथ कांग्रेस कार्य करना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी और इसका ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बेटर बयान हमारे वहां के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना धर्म के आधार पर ना जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती। बहुत साफ है कि भारत को केवल अपनी सत्ता पाने के लिए किसी भी खतरनाक हथकंडे तक जाकर आरक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन करके कांग्रेस सत्ता पाना चाहती है। और कर्नाटक सरकार पर एनसीपीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर के आरोपों के बाद पीएम मोदी ने भी इसे मुद्दा बनाया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये ओबीसी समाज पर डाका डालने की कोशिश है। कर्नाटक की सरकार ने पाप किया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं, सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था, उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।